कर रहे हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिणाम रहे हैं। होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। बाकी दो निर्णय है जिसकी जानकारी तोमर जी देंगे, मैं केवल एक शब्द में उसका उल्लेख करूंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है। वो अध्यादेश के बारे में अधिक जानकारी जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी तोमर जी देंगे। एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है और उसके सारे महत्वपूर्ण पहलू तोमर जी बताएंगे। चौथा एक निर्णय हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वी नो द वर्ल्ड सिचुएशन. Industries are thinking to diversify their investments in different localities. So, to ensure that the investment enhance in India, an empowered group of secretaries has been formed. And simultaneously in every ministry, there will be project development cell. This will make India more investor-friendly destination and will also handhold the new industries. It will give fillip to domestic industries. It will bring synergies between ministries and departments, among center and state governments, in policy matters. It will give boost to the economy and open up immense direct and indirect employment opportunities. इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा
वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। पांचवा एक महत्वपूर्ण निर्णय था 11 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और जिनका कश्मीर में बलिदान हुआ, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड द कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एक छठे निर्णय के अनुसार फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय की 2 लैब्स है गाजियाबाद में। ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, and it will ensure standardization of Indian and other drugs. So the consequential changes which were required in drug and cosmetic rules, we have today decided to make necessary changes in the rules also. तो आज की बैठक में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट देश में आए इसके लिए भी निर्णय हुआ और कोलकाता एयरपोर्ट का नाम और उसके साथ साथ फार्माकोपिया कमीशन, ये भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो इसमें आत्मनिर्भर पैकेज की भी जो घोषणाओं को आकार देने का काम किया है और कुछ उसके बाहर के भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों का हमेशा पक्ष लिया है, चाहे वो पीएम किसान हो 6,000 रुपए भेजने वाला, या नीम कोटेड खाद हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या ज्यादा क्रेडिट हो, या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है। तो इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है। मैं अब तोमर जी को दरख्वास्त करूंगा कि जो 2 महत्वपूर्ण उनके विभाग के निर्णय हुए हैं उसकी वो जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दंतवाला जी और उपस्थित सभी मित्रों। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे। गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा
आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। इसलिए गत 6 वर्षों में गांव के सर्वांगीण विकास और किसान की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं जो समय समय पर आप सबके सामने निर्णयों के रूप में आते रहे हैं, जिनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे देश में किसान की बात हमेशा होती रही है। अन्नदाता कहकर हम पुकारते रहे और जो संभव समय समय पर निवेश हुआ वह निवेश भी किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि किसान की माली हालत ठीक नहीं है। उसके अनेक कारण हैं। किसान परिश्रम करता है, पूंजी लगाता है, लेकिन समय समय पर उसको प्राकृतिक प्रकोप का भी भागीदार बनना पड़ता है। यदि फसल बीमा के माध्यम से उसके नुकसान की भरपाई की जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना नुकसान होता है सामान्य तौर पर वो कवर नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो किसानी के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए उस दिशा में हमारा देश प्रवृत्त नहीं हो पाता। और इसलिए जब भी बात चलती है तो किसान उत्पादन भी कर रहा है, किसान देश में पैदावार बढ़ा रहा है, किसान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब छोटे किसान से पूछो तो निश्चित रूप से वो अपने दर्द को बयां करता है। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है। तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव, उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे किसान को सुविधा बढ़े। 17-18 में अगर हम देखेंगे तो कृषि विभाग का बजट 41,850 करोड़ रुपए का होता था। आज यह बजट बढ़कर 1,35,000 करोड़ का है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करके अभी तक 9 करोड़ 54 लाख किसानों को लगभग 71,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डालने का काम हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। यह इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए
लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई। अभी केसीसी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़ लोगों पर हैं। 2.5-3 करोड़ की संख्या अभी ऐसी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है। उसके लिए अभियान चलाकर जल्दी ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा और यह लक्ष्य पूरा होगा तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पहुंचेगा। अभी केसीसी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 मार्च की जगह ब्याज सब्सिडी की डेट को 31 अगस्त किया गया। इसका भी फायदा किसानों को मिलने वाला है। एफपीओ बने, कंपनी एक्ट में बने, कोऑपरेटिव एक्ट में बने, लेकिन समूह खेती शुरू हो जिससे किसान की क्रय करने की भी क्षमता बढ़े, उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़े, लागत भी उसकी कम आए और वो अपने खेत में उत्पादकता बढ़ाने में भी सफल हो सके और सामूहिक रूप से वो अपने उत्पाद का विपणन कर सके। इसके लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पर लगभग 6,866 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भी एक तौर से सरकार की तरफ से खेती के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है। गत वर्ष फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अभी पिछले दिनों जब पैकेज की घोषणा हुई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि से जो संबंधित काम हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया और इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को फायदा होने वाला है। अभी अल्पावधि ऋण कृषकों के पास 8 लाख करोड़ का है, यह आने वाले वर्ष में 15 लाख करोड़ होएगा। इस बात का भी प्रबंध किया गया है। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निवेश करता था, लेकिन कोविड संकट को देखते हुए इस बार वह 30,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगा, यह भी सरकार ने सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद एमएसपी पर जो लागत पर एमएसपी 50% मुनाफा देकर की जाए, इसको साल में 2 बार घोषित करते हैं। उस दिन खरीफ की एमएसपी घोषित की गई थी और एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी एमएसपी पर यह खरीद जारी रहेगी। दूसरा, अभी प्रकाश जी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी
तो कई जानकार लोगों ने अपना विचार व्यक्त किए थे। तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है। इतना बड़ा महत्व इस ऑर्डिनेंस का है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को एक तो अपने उत्पादन को कहां बेचना, किसे बेचना, किस दाम पर बेचना, इसकी स्वतंत्रता और आज़ादी मिलेगी। और दूसरी तरफ आमतौर पर मंडी में जितने लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, एक मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाइसेंसी होते हैं। जब ये खुलाव आ जाएगा तो इसमें कीमतों की प्रतिस्पर्धा में 30 की जगह 300 लोग आएंगे, और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वह निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। इस में यह भी प्रावधान किया गया है कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें न हों, किसी प्रकार का इंस्पेक्टर राज ना आए, क्योंकि मंडी से बाहर निकलेंगे प्रतिबंधों से, फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया, तो इससे भी बचाव रखा गया। इसलिए किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो वह भी व्यक्ति खरीद कर सकता है, एफपीओ खरीद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के पैक्स वगैरह भी खरीद कर सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड अगर होगा तो निश्चित रूप से वो लोग खरीद कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। ये ई प्लेटफॉर्म जो है, बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसका हिसाब किताब भी केंद्र सरकार रखेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गड़बड़ करेगा तो उसको सुनवाई करना और उसको दंडित करना, उसको ट्रेड से बाहर करना, ये निर्णय निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। कृषि उत्पादों के इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। यदि ट्रेडर और किसान के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि किसान को हाल के हाल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थान पर प्रक्रिया में कोई देर लगने वाली है, जैसे मान लो उसने चेक दिया और आज शुक्रवार का दिन है तो शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेगी, तो उसका पेमेंट सोमवार को ही मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा है कि तत्काल अथवा 3 दिन, और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही होगा। लेकिन जिस समय उत्पाद की डिलीवरी होगी तो खरीदार व्यक्ति को उसको रसीद देना पड़ेगी कि आपका इस ग्रेड का इतना माल मैंने प्राप्त किया, इसका इतना रुपया बनता है, यह आपको परसों दिया जाएगा। ये रसीद उसको हाल के हाल देना होगी। यदि कोई विवाद की स्थिति बाय द वे बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने
इसको न्यायालय से बाहर रखा है